हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, आज का टॉपिक सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है अभी हाल फिलहाल में एक हैंडबुक जारी किया गया है। इस हैंडबुक का नाम है जजमेंट्स एंड जेंडर सेंसिटिविटी एंड कंपैशन इन राइटिंग जजमेंट्स। ये दरअसल टॉपिक पूरा ये कर रहा है कि अभी मतलब जितना भी महिलाओं के खिलाफ कोई भी जो मामला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी भी लोअर कोर्ट में आता है, तो कई सारा ऐसा सिचुएशन बन जाता है, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ होती है जिसमें महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बहुत सारा शब्द आम बोलचाल में प्रयोग कर दिया जाता है। हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, उन सब में महिलाओं की जो गरिमा है, महिलाओं की जो संवेदनशीलता है, उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसके खिलाफ बहुत सारा शब्द रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इन सारे शब्दों के जगह पर कोई ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया जाए जो महिलाओं के सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका जो आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है, उसके खिलाफ वो ना हो। तो हम लोग इस पूरे टॉपिक में यही देखेंगे कि आखिर वो कौन सा शब्द है जिस पर इस हैंडबुक को जारी किया गया है। साथ ही ये जो हैंडबुक है, ये जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता में जो एक विशेषज्ञ समिति थी, उसके द्वारा ये तैयार किया गया है। तो जस्टिस अनिरुद्ध बोस, इस नाम को भी आप याद रखिए। और ये मामला स्टार्ट कब से हुआ था? दरअसल 10 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक स्वतः संज्ञान लिया गया था। सुओ मोटो वाला मामला आया था, खुद से संज्ञान लिया एक इस मुद्दे पर, और ये बोला कि न्यायिक टिप्पणी में जो है लैंगिक रूढ़िवादिता जो है या यौन अपराध को कमतर आंकने वाली भाषा जो है, उसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, तो वो यूज ना हो। चलिए टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, चर्चा में क्यों है ये मुद्दा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अगस्त 2026 में जजमेंट्स एंड जेंडर सेंसिटिविटी एंड कंपैशन इन राइटिंग जजमेंट्स नाम की एक नई हैंडबुक जारी की। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में लैंगिक संवेदनशीलता, गरिमा, करुणा को बढ़ावा देना और यौन अपराधों के मामले में पीड़ितों को होने वाले द्वितीयक आघात, यानी कि जो सेकेंडरी ट्रॉमेटाइजेशन होता है किसी भी पीड़ित का, वो कम करना है। अच्छा, यह पहल केवल न्यायिक फैसलों की भाषा बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि अदालत में जो सुनवाई होती है, गवाहों के साथ व्यवहार किया जाता है, न्यायाधीशों का जो दृष्टिकोण होता है, उन सबको भी बहुत ज़्यादा संवेदनशील बनाने पर जोर दिया गया है। देखिए, इस हैंडबुक की पृष्ठभूमि 10 फरवरी 2026 को एक स्वतः संज्ञान मामले से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ न्यायिक टिप्पणियों में मौजूद लैंगिक रूढ़िवादिता और यौन अपराधों को कमतर आंकने वाली भाषा पर चिंता व्यक्त की थी। इसी व्यापक संदर्भ में पूर्व न्यायाधीश हैं जस्टिस अनिरुद्ध बोस, उनकी अध्यक्षता वाली एक विशेषज्ञ समिति ने ये रिपोर्ट तैयार किया है। ठीक है, देखिए, तो मुद्दा आप लोग समझ गए। अब लैंगिक रूढ़िवादी भाषा से बचने पर जोर दिया गया है। हैंडबुक में जो है न्यायाधीशों को निर्देश दिया गया है कि यौन अपराधों को पवित्रता, चरित्र, पारिवारिक सम्मान या नैतिकता के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मान के चलिए, यह कहना उचित नहीं है कि बलात्कार से किसी महिला की पवित्रता समाप्त हो गई। यानी कि जब भी कोई डिसीजन किया जाता है या जिरह होता है, तो उसमें आमतौर पर इस तरह की भाषा का उपयोग कर दिया जाता है कि अगर किसी महिला का रेप हुआ है, तो अब उसकी पवित्रता समाप्त हो गई या उसका जीवन बर्बाद हो गया। तो इन सब से बचने की सलाह दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके बजाय ऐसे अपराधों को व्यक्ति की शारीरिक स्वायत्ता, यानी कि जो बॉडीली ऑटोनॉमी है, उसके संदर्भ में इसको देखा जाना चाहिए। साथ ही साथ गरिमा या अधिकारों के गंभीर उल्लंघन के रूप में इसको समझा जाना चाहिए। इसी तरह से प्रोसिक्यूटर का फीमेल वर्जन आप समझ लीजिए। प्रोसिक्यूटर होता है जो महिला अभियोजक या फीमेल अभियोजक को प्रोसिक्यूटर बोलते हैं, यानी कि जो पीड़ित के तरफ से जो पक्ष लड़ता है। आप पीड़ित हैं, आपकी तरफ से जो वकील आपका पक्ष लड़ेगा तो उसको प्रोसिक्यूटर बोलेंगे। तो उसका जो फीमेल वर्जन है उसको भी प्रोसिक्यूट्रिक्स बोल दिया जाता है। या फिर साथ साथ जो पीड़ित महिला होती है उसके लिए भी प्रोसिक्यूट्रिक्स शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है। यानी कि प्रोसिक्यूट्रिक्स का दो मीनिंग होता है, एक तो फीमेल प्रोसिक्यूटर और दूसरा महिला पीड़ित जो खुद पीड़ित है। तो इस तरह के शब्द से भी बचने की सलाह दी जा रही है कि प्रोसिक्यूट्रिक्स कह के एक तरह से उसको आप बिल्कुल अलग थलग कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पर इसके जगह पे जो है पारंपरिक प्रक्रियात्मक शब्दों के स्थान पर जो है विक्टिम का इस्तेमाल करना या सर्वाइवर कहना या कंप्लेनेंट कहना, ये सब शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाना चाहिए। इसी तरह से इसमें जो हाउस वाइफ जो कह दिया जाता है किसी महिला के लिए हाउस वाइफ, इसके स्थान पर होम मेकर जैसे शब्द का जो है अधिक सम्मानजनक ये शब्द है, तो इसका इस्तेमाल होना चाहिए, इसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ ही साथ अडल्ट्रेस यानी कि व्यभिचारिणी, फॉलन वुमन यानी जो गिरी हुई महिला होती है, सिडक्ट्रेस महिला बोलते हैं काम मोह में फंसाने वाली महिला, तो इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो इन जैसे लैंगिक रूढ़िवादी और अपमानजनक शब्दों से बचने की सिफारिश की गई है इस हैंडबुक में। अब देखिए, आघात सूचित न्याय और पीड़ित केंद्रित प्रक्रिया। हैंडबुक का एक महत्वपूर्ण पहलू
ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड जजिंग है। यौन अपराध के बाद प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग अलग हो सकती है, इसलिए किसी उत्तरजीवी द्वारा अगर उस शिकायत दर्ज करने में देरी हो जाती है या बयान में मामूली अंतर अगर हो जाता है, तो इससे अपने आप उसकी विश्वसनीयता के खिलाफ इसको नहीं मान लिया जाना चाहिए। अगर किसी महिला के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ, रेप ही हुआ या कुछ भी हुआ, तो हो सकता है कोई तुरंत ऑब्जेक्ट करे और पुलिस में कंप्लेन करे। हो सकता है कोई इतना ट्रॉमेटाइज हो जाए कि कुछ उसको लंबा वक्त लग जाए। तो इस आधार पर कि इसको बहुत ज़्यादा वक्त लग गया है, तो उसके नियत पर शक कर लेना चाहिए कि ये फंसाने की कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदालत में जिरह के दौरान भी न्यायाधीशों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। पीड़ित के पिछले यौन इतिहास, पहनावे, जीवनशैली या व्यक्तिगत व्यवहार से जुड़े अपमानजनक और अप्रासंगिक सवालों पर न्यायाधीशों को हस्तक्षेप करना चाहिए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय पाने की प्रक्रिया स्वयं पीड़ित के लिए एक नया मानसिक आघात न बन जाए। अगर मान के चलिए किसी महिला के साथ रेप हुआ, तो वकील आमतौर पर इस तरह के जिरह के दौरान उस पर आरोप लगा देता है, उस दोषी को बचाने के लिए, कि इसका जो यौन इतिहास है वो खुद बहुत बुरा है, या इसका पहनावा ही गलत है, जीवन शैली गलत है, या इसका व्यवहार गलत है। कुछ भी उस पर इल्ज़ाम लगाकर जो है अपने जो एक तरह से दोषी है उसको बचाने के लिए अनाप शनाप तरह का वर्ड का यूज़ कर दिया जाता है। तो इससे बचने की सलाह दी गई है। अब ये इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय पाने की प्रक्रिया स्वयं पीड़ित के लिए एक नया मानसिक आघात न बन जाए। अब न्याय भी पाना चाह रही हो कोई महिला, लेकिन अब वो खुद एक ट्रॉमा से अगर उसको गुजरना पड़े, तो शायद ये उसके लिए दोहरा आघात होगा। तो इससे बचने की बात की गई है। हैंडबुक अदालत में आने वाले गवाहों और उत्तरजीवियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार पर भी जोर देता है। उन्हें अनावश्यक रूप से लंबे समय तक इंतजार कराने और बिना उचित कारण बार-बार तारीख देने से बचने की भी बात कही गई है। अदालत में आने वाले गवाहों को सम्मान और सुरक्षा का वातावरण मिलना चाहिए। ठीक है, अब देखिए महिलाओं के आगे समावेशी न्याय। महिलाओं से आगे समावेशी न्याय क्या है? यह पहल केवल महिलाओं तक सीमित नहीं है। LGBTQIA+ और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भी सम्मानजनक न्यायिक वातावरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। मतलब ये जो हैंडबुक है, इसमें सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, बल्कि LGBTQIA+ समुदाय जो है, इन सब के सम्मान की भी बात की गई है। इसके संदर्भ में SOGIESC यानी कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी, जेंडर एक्सप्रेशन, सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे व्यापक ढांचे को भी ध्यान में रखने की बात कही गई है। 2023 की जो हैंडबुक से आगे की पहल क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में एक हैंडबुक 2023 में भी जारी किया गया था, हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। ये जारी किया गया था 2023 में, जिसका मुख्य फोकस न्यायिक भाषा और फैसलों में मौजूद लैंगिक रूढ़ियों को पहचानना और उनसे बचना था। 2026 की जो नई हैंडबुक है, इस प्रयास को और आगे बढ़ाता है और व्यावहारिक न्यायिक प्रक्रिया और कोर्ट रूम मैनेजमेंट पर भी ध्यान देती है। इसलिए इसका महत्व जो है केवल भाषा सुधारने में नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था को अधिक पीड़ित केंद्रित, संवेदनशील और गरिमापूर्ण बनाने पर है। अब देखिए LGBTQ ये हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है इसको भी समझ लेना जरूरी है। L का मतलब हो गया लेस्बियन, G मतलब गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर और क्वेश्चनिंग, दोनों एक ही है, इंटरसेक्स एंड एसेक्सुअल, ये इसका फुल फॉर्म है। तो अब एक एक करके देख लीजिए इसका मीनिंग क्या है। लेस्बियन का मतलब होता है अ वुमन हु इज अट्रैक्टेड टू अदर वुमन, यानी कि एक महिला ही अगर दूसरे महिला के प्रति आकर्षित हो तो इसको हम लोग लेस्बियन बोलते हैं। गे हो गया अ पर्सन अट्रैक्टेड टू समवन ऑफ द सेम सेक्स और जेंडर, एक ऐसा पुरुष जो दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित है उसको गे बोलेंगे। बाइसेक्सुअल अ पर्सन अट्रैक्टेड टू मोर देन वन जेंडर, कोई भी एक व्यक्ति जो कि अलग अलग जेंडर के प्रति, दोनों तरह के जेंडर के प्रति अगर वो अट्रैक्टेड है तो इसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं। ट्रांसजेंडर का मतलब अ पर्सन हुज जेंडर आइडेंटिटी डिफर्स फ्रॉम द सेक्स दे वर असाइंड एट बर्थ। ट्रांसजेंडर हम लोग उस जेंडर को बोलते हैं जिस जेंडर के रूप में वो जन्म लिया है, वो अंदर से ऐसा महसूस करे कि वो उस जेंडर का नहीं है। अगर पुरुष के रूप में आया है लेकिन वो अंदर से महिला फील करे, तो उसको हम लोग ट्रांसजेंडर बोलेंगे। क्यू का मतलब होता है क्वीर या क्वेश्चनिंग, यानी एन अम्ब्रेला टर्म फॉर माइनॉरिटी आइडेंटिटीज और समवन स्टिल फिगरिंग आउट देयर आइडेंटिटी। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो आज भी यह प्रयास कर रहा है यह जानने का कि वो किस वर्ग में है, महिला है या पुरुष है या क्या है, आज भी उसके दिमाग में अगर क्वेश्चन चल रहा है तो उसको क्वीर बोलेंगे या क्वेश्चनिंग श्रेणी का बोलेंगे। आई मतलब हो गया इंटरसेक्स, यानी समवन बोर्न विद रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल ऑटोनॉमी दैट डजंट फिट टिपिकल मेल और फीमेल डेफिनेशन, यानी कि जो मेल और फीमेल किसी डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, ऐसा अगर वो जैविक रूप से उस श्रेणी में अगर जन्म लेता है तो इसको इंटरसेक्स बोलेंगे। एसेक्सुअल का मतलब हो गया समवन हुज एक्सपीरियंसेस लिटिल टू नो सेक्सुअल अट्रैक्शन टू अदर्स, अगर वो किसी भी सेक्स के प्रति अट्रैक्शन फील नहीं कर रहा है तो उसको एसेक्सुअल बोलेंगे।
और प्लस साइन का मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई भी वर्ग जो आज मान के चलिए चर्चा में नहीं हो या जिसको नहीं खोजा गया हो, तो वो सब इस प्लस साइन में आ जाएगा। तो ये हो गया आपको LGBTQIA श्रेणी। चलिए फाइनली हम लोग ये देखिए लास्ट पॉइंट कि 2026 का जो ये हैंडबुक है, ये जजमेंट्स एंड जेंडर सेंसिटिविटी एंड कंपैशन इन राइटिंग जजमेंट्स, ये है। समिति के अध्यक्ष जस्टिस अनिरुद्ध बोस थे। मुख्य फोकस, इसका मुख्य उद्देश्य था लैंगिक संवेदनशीलता और करुणामय न्याय। मुख्य अवधारणा क्या है? ट्रॉमा इन्फॉर्म जजिंग और सर्वाइवर सेंट्रिक जस्टिस। और इससे पहले 2023 का जो हैंडबुक था उसका नाम था हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, और संबंधित संवैधानिक मूल्य गरिमा, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। फाइनली एक हम लोग लास्ट में MCQ देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही सुप्रीम कोर्ट की जो एक हैंडबुक है जजमेंट्स एंड जेंडर सेंसिटिविटी एंड कंपैशन इन राइटिंग जजमेंट्स, ये जो हैंडबुक है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में लैंगिक संवेदनशीलता और करुणा को बढ़ावा देना है। यह केवल न्यायिक फैसलों की भाषा में सुधार से संबंधित है। तीसरा है कि इसमें ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड जजिंग और सर्वाइवर सेंट्रिक अप्रोच पर जोर दिया गया है। इसमें LGBTQIA और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए संवेदनशील न्यायिक वातावरण पर भी ध्यान दिया गया है। तो इसका जो भी सही जवाब आपको लगे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।